माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत बता रहा हूं और लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत मैं इसमें आप लोगों को यूनिट 6 पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को नव लोक प्रशासन के बारे में बताया था। नव लोक प्रशासन क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, नव लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है और लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को नव लोक प्रबंध के बारे में बताऊंगा, या इसको हम नव लोक प्रबंधन भी कहते हैं, या इसको हम NPM के नाम से जानते हैं। NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था नव लोक प्रशासन क्या है। जो लोक प्रशासन, जो परंपरागत लोक प्रशासन था, उसमें जैसे जैसे परिवर्तन होता चला गया, उसी परिवर्तन को हम नव लोक प्रशासन कहते हैं। जैसा कि लोक प्रशासन को सामाजिक समस्याओं के अनुरूप बनाना था, यानी कि लोक प्रशासन को प्रासंगिक बनाना था। तो लोक प्रशासन को प्रासंगिक बनाने के लिए जो जो उपाय किए गए, जो जो उसमें सुझाव दिए गए और जो जो कार्य करने का सुझाव दिया गया, वही नवलोक प्रशासन है। इसी तरह से नवलोक प्रबंधन भी है। जैसा कि जो प्रशासन है वह अपने को केवल प्रशासनिक क्रियाओं से ही संबंधित रखना चाहता है, लेकिन जब प्रशासन एकदम लचीला पड़ गया और प्रशासन में अनेक प्रकार की कमियां आने लगी, तो 1970 और 80 के दशक में कुछ ऐसे विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि नवलोक प्रशासन को प्रबंधन को अपनाना चाहिए। जिस तरह से निजी सेक्टर में हम देखते हैं कि निजी सेक्टर का जो प्रशासन होता है, उनका प्रशासन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, और निजी सेक्टर की कंपनियां जो होती हैं, वह निजी सेक्टर लोगों को बेहतर सुविधाएं भी देती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, वह लोगों को सुविधाएं तो देती है, लेकिन लाभ की कामना बहुत नहीं करती है। तो जब प्रशासन को लाभ के अनुरूप बनाया गया, यानी कि प्रशासन में यह सिद्धांत दिया गया कि प्रशासन को प्रबंधात्मक तरीके से कार्य करने चाहिए, यानी कि जिस तरह से व्यक्ति प्रबंध करता है तो वह लाभ हानि को देखता है, इसी तरह से प्रशासन को भी प्रशासन करने के समय लाभ हानि को देखना चाहिए। उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि केवल उसको नुकसान भी हो, क्योंकि जब नुकसान होगा, प्रशासन के पास आय नहीं होगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि सरकार के पास आय नहीं होगी, तो वह राज्य का प्रशासन कैसे करेगा। तो सरकार को राज्य का प्रशासन कुशल रूप से संचालित करने के लिए उसको आय की भी जरूरत होती है। तो सरकार को चाहिए कि वह ऐसे विभिन्न स्रोतों का निर्माण करे जिससे पब्लिक को भी अधिक से अधिक लाभ हो, पब्लिक को बेहतर सुविधाएं पहुंचे, जन कल्याणकारी कार्य संपन्न हो और उन कार्यों से सरकार को लाभ भी हो। जैसे कि सरकार क्या करती है, बिजली का उत्पादन करती है, लोगों को बिजली देती है, तो बिजली से सरकार को आय होती है, बिजली देती है, लोग इसका उपभोग करते हैं, और लोग क्या करते हैं, इसके बदले में सरकार उनसे शुल्क वसूलती है। इसी तरह से सरकार को चाहिए कि ऐसे ऐसे कार्य करें, या ऐसे ऐसे संस्थानों का निर्माण करें जिससे पब्लिक को भी लाभ हो और सरकार को भी लाभ हो, यानी कि पब्लिक को भी लाभ हो, सरकार को भी लाभ हो, सरकार को भी अपने आय के स्रोतों का सृजन करना चाहिए। तो इस तरह से लोक प्रशासन के अंतर्गत जब प्रबंधात्मक उद्देश्यों को लागू किया जाता है, तो वही नवलोक प्रबंध हो जाता है। आइए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि नवलोक प्रबंधन का कॉन्सेप्ट है क्या। नवलोक प्रबंध एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों की दक्षता, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों की संगठनों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए निजी क्षेत्र प्रबंध सिद्धांतों एवं प्रथाओं को लागू करना चाहता है। जिस तरह से निजी क्षेत्र में प्रबंध कार्य किए जाते हैं, जिस तरह से निजी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, यानी कि उनको कार्य करने के लिए लाभ के उद्देश्य से विभिन्न कार्य करते हैं, तो वही उद्देश्य, वही सिद्धांत हमें सरकारी क्षेत्रों में भी लागू करना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में भी लागू करना चाहिए। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो NPM है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसका आशय है कि सरकार को वस्तुओं को बेहतर ढंग से चलाने के लिए व्यवस्था जैसी तकनीकों का उपयोग करना, यानी कि जब सरकार वस्तुओं को बेहतर ढंग से संचालित करती है और तब विभिन्न प्रकार की तकनीकों को उपयोग करती है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करती है, तो वही तब सरकार को अधिक से अधिक लाभ होता है, या सरकार फिर प्रबंधात्मक तरीके से कार्य करने लगती है। क्योंकि जो परंपरागत सरकारी नौकरशाही था, उसमें सरकारी नौकरशाही में
अक्सर धीमी गति से काम होता था और वह सरकारी नौकरशाही जो थी वह अक्षम था और जवाबदेही की कमी थी, उसमें रिस्पांसिबिलिटी की कमी थी, अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए एनपीएम आया और एनपीएम का उद्देश्य था सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाना, सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाना, लागत प्रभावी बनाना और ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए बाजार उन्मुख परिस्थितियों और प्रबंधन विधियों को पेश करना। ये सब क्या था? ये सब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का उद्देश्य था। यह जो एनपीएम है, एनपीएम जो है वो पारंपरिक लोक प्रशासन से नए लोक प्रबंधन की ओर एक आदर्श बदलाव है। यानी कि जो पारंपरिक लोक प्रशासन है उसमें चेंजिंग करना चाहता है और चेंज करके उसको नव लोक प्रबंध बनाना चाहता है। लोक प्रबंध यानी कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए वह प्रबंध करना चाहता है और सार्वजनिक सेवाओं के लिए ऐसा प्रबंध करना चाहता है कि उससे जनहित हो और सरकार का भी हित हो, सरकार को कोई नुकसान न हो। तो जो एनपीएम है ये कठोर पदानुक्रमित अनुशासित नौकरशाही प्रशासन से नागरिक अनुकूल प्रशासन बनाता है कि नागरिकों की अधिक से अधिक सेवा की जा सके, नागरिकों के ऊपर अधिक से अधिक प्रशासन किया जा सके, जिसे कमजोर सार्वजनिक प्रशासन को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। यानी कि इन सभी तरीकों के द्वारा जो कमजोर सार्वजनिक प्रशासन है उसको यह मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाता है, उसको यह मजबूत बनाने के लिए प्रयत्न करता है और एक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह से एनपीएम जो है उसको एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दक्षता और अर्थव्यवस्था के उदार बाजार सिद्धांतों को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में लागू किया जाता है। उदार बाजार प्रबंधन को सार्वजनिक प्रबंध के क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ये जो नवीन लोक प्रबंध है इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे प्रबंधकीयवाद, जैसे इसको हम कहते हैं प्रबंधकीयवाद। नवीन लोक प्रशासन को एनपीएम को हम क्या कहते हैं? प्रबंधकीयवाद कहते हैं। और बाजार आधारित लोक व्यवस्था भी कहते हैं, बाजार आधारित लोक प्रशासन, बाजार आधारित लोक प्रशासन भी इसको कहते हैं। उद्यमशील सरकार भी कहते हैं इसको, उद्यमशील सरकार भी कहते हैं। और नौकरशाही उत्तराधिकारी प्रतिमान भी कहते हैं। तो एनपीएम को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे प्रबंधकीयवाद यानी कि यह प्रबंध पर बल देता है और प्रबंध संबंधी विचारधाराओं को, प्रबंध संबंधी कार्यों को लागू करना चाहता है। बाजार आधारित लोक प्रशासन भी इसको कहते हैं क्योंकि यह बाजार पर निर्भर करता है। जिस तरह से बाजार में अधिक से अधिक उत्पादन होता है और अधिक से अधिक उनकी बिक्री होती है, अधिक से अधिक व्यापारियों को लाभ होता है, तो इसी तरह से लोक प्रशासन भी बाजार आधारित व्यवस्था का प्रतिपादन करता है, इसलिए इसको हम बाजार आधारित लोक प्रशासन कहते हैं। उद्यमशील सरकार, इसका उद्देश्य है कि सरकार विभिन्न प्रकार के उद्यम लगाए और उन उद्यमों से सरकार को आय हो, इसलिए उसको हम उद्यमशील सरकार कहते हैं। नौकरशाही उत्तराधिकारी प्रतिमान, इसमें नौकरशाही की भूमिका कम हो जाती है और अधिक से अधिक नागरिकों की भूमिका की अपेक्षा की जाती है, इसलिए इसको हम नौकरशाही उत्तराधिकारी प्रतिमान कहते हैं। एनपीएम जो है वह सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रयास करता है और सुधार के लिए यह 3 ई पर जोर देता है। 3 ई पर जोर देता है यह 3 ई पर बल देता है। पहला है इफिशियंसी और दूसरा है इकोनॉमिक्स और तीसरा है इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी यानी कि क्षमता पर बल देता है यह, क्षमता। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता पर बल देना चाहता है। तो इस तरह से यह 3 ई पर बल देता है। क्षमता यानी कि सरकार के पास अधिक से अधिक क्षमता होनी चाहिए,
अर्थव्यवस्था, सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, तभी वह लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है। यानी कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तभी हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। तो सरकार के पास भी जब आय के साधन होंगे तभी वह अधिक से अधिक जनहित योजनाओं को लागू कर सकेगी। इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, जो भी योजनाओं, जिन योजनाओं को लागू किया जाए वह प्रभावी हो और प्रभावी परिणाम दे, यानी कि उनकी प्रभावशीलता भी बनी रहे। इस तरह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 3 ई पर बल दिया जाता है। आइए हम देखते हैं कि नव लोक प्रबंध की शुरुआत कैसे होती है और कौन नव लोक प्रबंध का जन्मदाता है या प्रतिपादक है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया था। सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग नवलोक प्रबंधन का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया था। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। और इसमें इन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रशासन को किस प्रकार के कार्य करना चाहिए और प्रशासन को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। उसको बाजार आधारित व्यवस्था बनानी चाहिए, उद्यमशील सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, सरकार को जनहित योजनाएं लागू करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वह जो भी कार्य करे उन कार्यों से उसको आय भी होनी चाहिए। इसके पश्चात 1992 में प्रकाशित ऑसबर्न और गैबलर की पुस्तक ऑसबर्न और गैबलर की पुस्तक 1992 में पब्लिश होती है। ऑसबर्न गैबलर की पुस्तक प्रकाशित होती है 1992 में। इनकी पुस्तक का नाम है री इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट, हाउ द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। इस पुस्तक में भी ऑसबर्न और गैबलर जो होते हैं वह नव लोक प्रशासन के बारे में, नव लोक प्रबंधन के बारे में प्रकाश डालते हैं। इस पुस्तक में भी नव लोक प्रबंधन के बारे में प्रकाश डाला जाता है और यहीं से धीरे धीरे लोक प्रशासन के अंतर्गत नव लोक प्रबंध की शुरुआत होती है। नव लोक प्रबंध की उत्पत्ति क्यों होती है, क्या कारण होता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत नव लोक प्रबंध की आवश्यकता होती है। आइए थोड़ा उसको जानते हैं। उत्पत्ति के कारण, नव लोक प्रबंधन के उत्पत्ति के कारण, पहला कारण होता है कमजोर लोक प्रशासन। कमजोर लोक प्रशासन पहला कारण होता है कमजोर लोक प्रशासन, यानी कि जो लोक प्रशासन था 1960 और 70 के दशक में वह कमजोर पड़ गया था। उसकी उपादेयता समाप्त होती जा रही थी। पब्लिक को बहुत अधिक लाभ लोक प्रशासन से नहीं पहुंच पा रहा था। 1960 के दशक के बाद विकसित देशों में विकसित हुआ विकासात्मक प्रशासन 1970 के दशक में कमजोर पड़ने लगा था। जो विकास प्रशासन था वह पर्याप्त सामाजिक आर्थिक परिणाम देने में लगभग असक्षम हो चुका था, विफल हो चुका था। तो हम देखते हैं कि 1970 तक आते आते लोक प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में असफल साबित होने लगा था। यानी कि उस समय प्रशासन के पास आय की कमी हो गई थी और जब आय नहीं रहेगा तो वह विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य कैसे करेगा, जनता का लाभ कैसे करेगा, जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं या सेवाएं कैसे देगा। तो इसके पीछे जो कारण था वो प्रशासन की कमजोरी थी और प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था और प्रशासन अपारदर्शी हो गया था। तो इस तरह से इसके विभिन्न कारण होते हैं और इस प्रकार से नए प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि प्रशासन में चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कारण होता है पश्चिम में महत्वपूर्ण सुधार। दूसरा कारण है पश्चिम में महत्वपूर्ण सुधार। पश्चिम में महत्वपूर्ण सुधार, जब प्रशासन में अनेक प्रकार की कमियां होने लगती हैं, प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है और पारदर्शिता की कमी हो जाती है, प्रशासन जनता के अनुकूल नहीं आ पाता है, तो फिर
पश्चिम में हम देखते हैं कि फिर पश्चिम में सुधार आंदोलन चलता है, प्रशासनिक सुधार आंदोलन चलता है, और उसी पश्चिम के प्रतिमान को दक्षिण के लोगों ने भी अपना लिया, यानी कि दक्षिण के देशों को भी उसने अपना लिया। पश्चिम में जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के जो मुख्य तत्व थे, उस आंदोलन की जो मुख्य बातें थी, वह थी मुक्त बाजार व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रतावाद, आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र और मौद्रिकवाद, थैचरवाद, रिग्नामिक्स आदि पर यह केंद्रित होती है। यानी कि जो पश्चिम में जो व्यवस्था चलती है, जैसा कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में लोक प्रशासन में काफ़ी सुधार किया जाता है, और जब लोक प्रशासन में काफ़ी सुधार किया जाता है तो उसी सुधारों को हम थैचरवाद के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अमेरिका में देखते हैं कि राष्ट्रपति होते हैं रोनाल्ड रीगन, तो रोनाल्ड रीगन ने जो प्रशासनिक सुधार किए उसको हम रिग्नामिक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि रीगन ने जो सुधार किए थे, उन सुधारों के द्वारा प्रशासन को काफ़ी लाभ हुआ था, और उसी को हम उसी अवस्था को या उसी सिद्धांतों को हम रिग्नामिक्स के नाम से जानते हैं। तो इन सारे व्यवस्थाओं को, इन सारे विचारधाराओं को, इन सारे कार्यों को दक्षिण के देशों ने भी अपनाना शुरू किया था, और इन सभी बदलावों को नवलोक प्रबंध के माध्यम से किया गया था। सभी बदलावों को किसके माध्यम से किया गया था? नवलोक प्रबंध के माध्यम से किया गया था। तीसरा कारण था मिन्नो बुक सम्मेलन, जैसा कि 1968 में प्रथम मिन्नो बुक सम्मेलन होता है। तो प्रशासनिक कार्यों की दक्षता की जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए 1988 में फिर द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। क्योंकि 1980 के दशक में नव उदारवाद के प्रभाव से राज सत्ता में कुछ परिवर्तन हो गए थे, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन हो गए थे, और सरकार की जिम्मेदारी कुछ कम हो रही थी। यह सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, यह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप था, और यह सम्मेलन लोक प्रशासन के विश्लेषण के लिए आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन के 3 मुद्दे उभर कर सामने आए थे। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि पहली बात कि हमको या प्रशासन को नौकरशाही से मुक्ति चाहिए, यानी कि नौकरशाही के कार्यों को कम किया जाए, और चूंकि नौकरशाही ज़्यादा भ्रष्ट हैं, यह पब्लिक में सेवा नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी योजनाओं को लागू करने में असक्षम हैं, यह लाभ देने में असक्षम हैं, इसलिए नौकरशाही व्यवस्था को कम किया जाना चाहिए। चूँकि बिल्कुल कम तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कम किया जाना चाहिए। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट यह उभर कर सामने आया, लोकतांत्रिकरण, और तीसरा कॉन्सेप्ट आया विकेंद्रीकरण। इसमें यह कहा गया कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, यानी कि जनता की अधिक से अधिक सहभागिता होना चाहिए। क्योंकि जब जनता अधिक से अधिक प्रशासनिक कार्यों में भाग लेगी तो हम भी जनता के अनुभवों को, जनता के विचारों को सीखेंगे, जनता के अनुभवों को और जनता के विचारों का लाभ लेंगे और उसको जन अनुकूल बनाएंगे। यानी कि लोकतंत्र की भागीदारी भी प्रशासन में सुनिश्चित की जानी चाहिए। विकेंद्रीकरण, जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनका अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह बैठ कर, एक ऑफिस में बैठकर पूरे देश का प्रशासन करें, बल्कि जगह जगह प्रशासनिक संस्थाएं होनी चाहिए, छोटे छोटे स्तर पर प्रशासनिक संस्थाएं होनी चाहिए। तभी कार्यों में पारदर्शिता हो सकती है, तभी प्रशासन सफल हो सकता है, और तभी हम नागरिकों को बेहतर प्रशासन दे सकते हैं। तो 1988 में जो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन द्वितीय आयोजित किया जाता है, इसके यह मुख्य सिद्धांत थे, और इसने इन सिद्धांतों की बात कही कि इन सिद्धांतों को प्रशासन में लागू किया जाना चाहिए। और मिन्नो ब्रुक सम्मेलन द्वितीय 1988 में जो आयोजित किया गया था, उसने लोक प्रबंध की राह को मजबूत कर दिया। यानी कि उसने नव लोक प्रबंध के कॉन्सेप्ट को अपना लिया। जिस तरह से नव लोक प्रबंध अपने क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों को प्रबंधात्मक तरीके से करता है, उसी तरह से द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1988 के पश्चात यह तय किया गया कि हमें भी अपना कार्य प्रबंधात्मक तरीके से करना चाहिए। चौथा कारण था सरकार का पुनर्निर्माण। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, और चौथा कारण होता है सरकार का पुनर्निर्माण। एनपीएम के उदय के पीछे मुख्यतः 2 विद्वान थे। पहले थे ऑसबर्न और दूसरे थे गैबलर। ऑसबर्न और गैबलर, यही 2 विद्वान थे
इनकी पुस्तक जो लिखी जो 1992 में पब्लिश होती है, री इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट हाउ द इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें नए सरकार की 10 विशेषताएं बताई गई थी। जो नया सरकार है या नया लोक प्रशासन है, इसकी 10 विशेषताएं बताई गई थी। पहली विशेषता इसकी यह बताई गई थी इस पुस्तक में कि नई सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, नई सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिक विभिन्न स्रोतों से उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सकें। नागरिक विभिन्न स्रोतों से उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सके और विभिन्न उत्पाद और सेवा प्रदाताओं के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता बनाए रख सकें। इसकी दूसरी विशेषताएं थी कि नागरिकों को की नौकरशाही को कम करके नागरिकों को सशक्त बनाना चाहिए। नौकरशाही की कमी की जानी चाहिए और नागरिकों को सशक्त बनाना चाहिए। नागरिकों की भागीदारी प्रशासन में सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इस पुस्तक में तीसरी बात कही गई थी, या नवलोक प्रबंध की तीसरी विशेषता थी कि सरकारी संगठनों की जो सफलता है वह उसके कार्यों से आका जाना चाहिए, उसके योग्यता से नहीं आका जाना चाहिए, कार्यों से आका जाना चाहिए। कौन सा संगठन कितना कार्य करती है और उस कार्यों का क्या परिणाम होता है, कितना हमें लाभ होता है, यही सरकारी संगठनों की सफलता का आधार है कि सरकारी संगठन कितना अधिक से अधिक कार्य करती है और उन कार्यों से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। चौथा बिंदु यह था इस पुस्तक में कि सरकार कानूनों से नहीं विशिष्ट लक्ष्यों से संचालित होती है। सरकार कानूनों से नहीं विशिष्ट लक्ष्यों से संचालित होती है। सरकार को केवल कानून नहीं बनाना चाहिए बल्कि उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, और उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। एक लक्ष्य बनाना चाहिए, उद्देश्य या लक्ष्य सरकार को निर्धारित किया जाना चाहिए और इसी लक्ष्य के दिशा में काम करना चाहिए। कानून की दिशा में नहीं कार्य करना चाहिए, अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करना चाहिए। पांचवी विशेषता थी इस पुस्तक की पांचवी विशेषता थी कि सरकार नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में देखती है। यानी कि सरकार जो है वह नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में देखती है। जिस तरह से विभिन्न कंपनियां जो होती हैं वह अपने कस्टमर को अधिक से अधिक प्रलोभित करती है, अधिक से अधिक सुविधाएं देती हैं और उन सुविधाओं के बदले उनसे अधिक से अधिक शुल्क वसूलती है। इसी तरह से सरकारी प्रशासन को चाहिए कि वह नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में देखे। वह जितना अधिक नागरिकों को सेवा देंगे तो नागरिक भी उनको शुल्क देने से भी संकोच नहीं करेंगे। इस तरह से सरकार नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में देखती है और कई विकल्पों की तलाश करती है। यानी कि सरकार विभिन्न विकल्पों की तलाश करती है कि कौन सा विकल्प हमारे लिए बेहतर है और किस विकल्प से हम नागरिकों की बेहतर सेवा कर सकते हैं और उनसे शुल्क ले सकते हैं। तो इस तरह से इस पुस्तक की जो पांचवी विशेषता होती है यह नागरिकों को एक उपभोक्ता बना देती है। छठवीं विशेषता ये होती है इस पुस्तक की कि इस पुस्तक में ये कहा गया, यानी कि आसबर्न और गैबलर कहते हैं इस पुस्तक के अंतर्गत है, इस पुस्तक में ये कहा गया कि सरकार का मानना है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। रोकथाम हमें विभिन्न समस्याओं की रोकथाम करनी चाहिए, यानी कि समस्या उत्पन्न होने नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समस्या उत्पन्न होती रहे, विभिन्न प्रकार के समस्याएं क्रिएट होते रहें और हम उनका इलाज करते रहें। हमें इलाज की आवश्यकता ही नहीं पड़े, यानी कि एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें, स्वस्थ रिलेशन का निर्माण करें, प्रशासन और पब्लिक के बीच स्वस्थ रिलेशन का निर्माण करें और स्वस्थ रिलेशन से फिर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने पाएगी। और आसबर्न और गैबलर ने सातवीं विशेषता बताई कि सरकार को खर्चे कम करने चाहिए और आय अधिक देनी चाहिए। सरकार को खर्चे कम करनी चाहिए और आय पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी कि पैसे कैसे कमाए जाएं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल पब्लिक हित के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि पब्लिक हित तो करे लेकिन बदले में अपने आय का स्रोत भी निर्धारण करे। जैसे हम देख सकते हैं कि सरकार विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, यह विभिन्न प्रकार के जनहितकारी कार्य करती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी करती है जहाँ से इसको आय प्राप्त हो, जैसे कि कर से इसको आय प्राप्त होती है, विभिन्न उत्पादों से आय प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के जो ये सुविधाएं देती हैं लोगों को, उन सुविधाओं से आय प्राप्त होती है। जब सरकार के पास आय रहेगी तभी वह लोकहितकारी कार्य कर सकेगी। तो इस तरह से आसबर्न और गैबलर ने यह सुझाव दिया कि सरकार को
खर्चे कम करना चाहिए और आय अधिक करना चाहिए। खर्चा उन्हीं मदों पे किया जाना चाहिए, खर्चा उन्हीं क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिन्हें क्षेत्रों से सरकार को लाभ पहुंचे और जनहित कार्य हों। 8वां, इस पुस्तक में ऑसबर्न और गैबलर 8वां सुझाव देते हैं कि सरकार का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, सरकार का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और जन सहभागिता को सुनिश्चित की जानी चाहिए। 9वां पॉइंट है और 9वां, उन्होंने यह सुझाव दिया कि यह जो सरकार है, नव लोक प्रबंधन के अंतर्गत जो ये सरकार होती है वह नौकरशाही नियमों और प्रक्रियाओं की अपेक्षा बाजार नियमों और प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान देती है, यानी कि वह बाजार आधारित या बाजार उन्मुख व्यवस्था अपनाना चाहते हैं। 10वां पॉइंट, इस पुस्तक में यह 10वीं विशेषता यह बताई गई थी कि नव लोक प्रबंधन के अंतर्गत, यानी कि प्रशासन जब नव लोक प्रबंध को अपनाती है, नव लोक प्रबंध को अपनाती है, तो जो सरकार होती है वह केवल सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए केवल सरकारी संस्थानों का ही सहारा नहीं लेती है, सरकारी संस्थानों का उपयोग नहीं करती है, बल्कि वह गैर सरकारी संगठनों का भी इस्तेमाल करती है और निजी निगमों का भी प्रयोग करती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए सरकारी के साथ साथ निजी निगमों पर भी वह निर्भर होती है। आइए अब देखते हैं नव लोक प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं। नव लोक प्रबंध के सिद्धांत और विशेषताओं को जानते हैं। नव लोक प्रबंध के सिद्धांत। नव लोक प्रबंध का पहला सिद्धांत है अर्थव्यवस्था, दक्षता, प्रभावशीलता पर बल। नव लोक प्रबंध प्रशासन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का पक्षधर होता है। यह प्रशासनिक अधिकारियों को दक्ष बनाने का पक्षधर होता है और यह प्रभावशीलता पर बल देता है। यह विनियमन के अपेक्षा यह प्रभावशीलता पर बल देता है, दक्षता पर बल देता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का पक्षधर होता है। दूसरी विशेषता है नौकरशाही को विभिन्न एजेंसियों में पुनर्गठित करना। नौकरशाही, क्योंकि परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल नौकरशाही के द्वारा ही प्रशासन किया जाता था, उसको और कोई भी एजेंसियां, कोई भी अभिकरण नहीं हुआ करती थी, यहाँ तक कि जन भागीदारी भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन लोक प्रशासन के अंतर्गत जो यह नव लोक प्रबंध सिद्धांत आता है, इसके अंतर्गत नौकरशाही को विभिन्न एजेंसियों में पुनर्गठित करने का कार्य शुरू किया गया। नौकरशाही के साथ साथ विभिन्न ऐसी एजेंसियां बनाई गई जो नौकरशाही को नियंत्रित कर सके, उनको कंट्रोल कर सके और राज्य के लक्ष्यों को पूरा कर सके। इसके अंतर्गत नव लोक प्रबंध के अंतर्गत खर्च कम होता है, आय अधिक होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि जो नव लोक प्रबंध होता है इसमें खर्चे कम करने पर बल दिया जाता है और आय अधिक करने पर बल दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। नव लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार अर्ध बाजार प्रणालियों और अनुबंध प्रणालियों की शुरुआत के माध्यम से यह प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहती है और साथ ही साथ नव लोक प्रबंध के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों में भी अधिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत करना चाहती है। जब अधिक से अधिक कंपटीशन होगा तो कंपटीशन के द्वारा यह तय किया जाएगा, यह रिजल्ट सामने आएगा कि कौन से कार्य बेहतर हैं और किन कार्यों से नागरिकों को बेहतर लाभ होता है और किन कार्यों से, यानी कि प्रबंध के किन कार्यों से अधिक आय होती है, सरकार की अधिक से अधिक आय होती है। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही हम प्रशासन की कुशलता को माप सकते हैं। यानी कि प्रशासन की कुशलता का मापने का पैमाना यह होना चाहिए कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के बीच, नौकरशाही के बीच, जनता और विभिन्न अभिकरणों के बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक शुरुआत होना चाहिए ताकि हम सफलता असफलता को परख सकें। इसी तरह से नव लोक प्रबंध के अंतर्गत यह निजी शैलियों का उपयोग करने पर बल देता है। जो निजी प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शैली होते हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं, उन तरीकों को अपनाने पर बल देता है। यह प्रबंधकीवाद का समर्थन करता है। नव लोक प्रबंध प्रबंधकीवाद का समर्थन करता है, यानी कि प्रशासन की भूमिका एक प्रबंधक के रूप में यह देखता है। प्रशासन की भूमिका एक प्रबंधक के रूप में देखता है। जिस तरह से किसी संस्था का प्रबंधक होता है, वह अपनी संस्था के आय व्यय का विवरण रखता है और संस्था के
लाभ और हानि को ध्यान में रखता है, लाभ हानि को ध्यान में रखकर ही वह कोई निर्णय लेता है, कोई कार्य करता है। इसी तरह से एक प्रशासक को भी लाभ हानि को देखकर ही कार्य करना चाहिए, यानी कि उसके परिणाम और दुष्परिणाम को देखते हुए कार्य करना चाहिए। तो यह नवलोक प्रबंध जो होता है यह प्रशासक को एक प्रबंध के रूप में देखता है। तो इसमें प्रबंधकीयवाद पर बल दिया जाता है। लचीलापन एवं गतिशीलता, लचीलापन एवं गतिशीलता, लचीलापन एवं गतिशीलता। नवलोक प्रबंध के अंतर्गत जितने भी संगठन होते हैं, जितने भी संगठनात्मक संरचनाएं होती हैं और जितने भी कर्मचारी होते हैं और जितने भी कामकाजी व्यक्ति होते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, यह इन सभी में लचीलापन का सुझाव देता है और गतिशीलता को बढ़ाने के पक्ष में होता है। गतिशीलता को बढ़ाने के पक्ष में होता है, यानी कि वह सरकारी संरचनाओं में संशोधन करने का सुझाव देता है, लचीला बनाने का सुझाव देता है। यानी कि यह प्रशासन में लचीला लाना चाहता है कि समय परिस्थिति के अनुसार कार्य किया जा सके और विधि निर्माण किया जा सके, विभिन्न योजनाएं लागू किया जा सके और उन विभिन्न योजनाओं का जनता को लाभ पहुंच सके और सरकार को भी लाभ पहुंच सके। तो इस तरह से यह लचीलापन और गतिशीलता को बल देता है। यह उपभोक्तावाद पर बल देता है। यह नागरिकों को एक उपभोक्ता के रूप में देखता है, एक उपभोक्ता के रूप में देखता है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के जितने भी निगम होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वह अपने कस्टमर का अधिक से अधिक ध्यान रखते हैं, कस्टमर के हर बातों का ध्यान रखते हैं और कस्टमर से शुल्क वसूलते हैं। इसी तरह से प्रशासन भी नागरिकों को एक कस्टमर के रूप में देखता है, कंज्यूमर के रूप में देखता है, एक ग्राहक के रूप में देखता है, उपभोक्ता के रूप में देखता है, जो सरकार द्वारा दी गई समस्त सुविधाओं का उपभोग करते हैं। और यह उपभोक्तावाद पर अधिक बल देता है। विकेंद्रीकरण, यह नवलोक प्रबंधन अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करना चाहता है, सरकारी संस्थाओं का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करना चाहता है और अधिक से अधिक जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहता है। आइए देखते हैं विशेषताओं को। नवलोक प्रबंध की क्या विशेषता है? नवलोक प्रबंध की पहली विशेषता है नागरिक सशक्तिकरण। यह नागरिकों को मजबूत बनाने के पक्ष में होता है और नागरिकों की प्रशासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है, नागरिकों की प्रशासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। और यह जो नवलोक प्रबंध है यह नागरिक केंद्रित आधारित व्यवस्था है, नागरिक केंद्रित आधारित व्यवस्था है। क्योंकि प्रशासन किसके लिए किया जाता है? नागरिकों के लिए किया जाता है, जनता के लिए ही किया जाता है। तो जनता जो होती है, जनता की भी भागीदारी प्रशासन में होनी चाहिए। विकेंद्रीकृत प्रशासन, यह विकेंद्रीकृत प्रशासन चाहता है। ऐसा न हो कि किसी देश का प्रशासन एक ही जगह से संचालित होता रहे। जब एक जगह से संचालित होगा तो उसमें विभिन्न प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाएंगे और पूर्ण रूप से प्रशासकों के ऊपर या नौकरशाहों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और नौकरशाही में इतनी बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी कि जो सरकार का लाभ होगा वह जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए सरकार का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विभिन्न ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई जानी चाहिए। जिस तरह से हम भारत में देख सकते हैं कि जो भारत का प्रशासन है वह भारत का प्रशासन 3 स्तरों में चलता है। संघ सरकार एक हो गई, दूसरा राज्य सरकार हो गई और एक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय संरचना दी गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पे खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत जिसको हम कहते हैं, जिला स्तर पे जिला पंचायत कहते हैं। तो यानी कि जिला से लेकर गांव का प्रशासन करने के लिए जिला सरकार और ग्राम की सरकार होती है, ग्राम की पंचायत होती है। तो जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो सरकारी संगठन हैं उन सरकारी संगठनों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। सरकारी संगठन का जो परंपरागत स्वरूप है उसको चेंज करना चाहिए और आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित करना चाहिए। लक्ष्य अभिविन्यास, यह लक्ष्यों पर ध्यान देता है, कानूनों पर ध्यान नहीं देता है कि केवल कानून ही बना दिए जाएं और सरकार के लक्ष्य पर ध्यान न दिया जाए। यह लक्ष्यों पर बल देना चाहता है कि सरकार को अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना, सरकार को अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए, अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कानून हैं कानूनों को परिस्थितियों के अनुसार चेंज कर देना चाहिए। तो यह लक्ष्यों पर ध्यान देता है। यह लागत कम आय अधिक पर ध्यान देता है कि सरकार को लागत कम लगानी चाहिए और उससे आय अधिक होनी चाहिए। यह प्रबंधकीय सहायता सेवाओं पर बल देता है कि प्रबंधकों के द्वारा
नागरिकों को सहायता दी जानी चाहिए, सहायता सेवाएं दी जानी चाहिए। बेहतर सेवा सुनिश्चित करने की बात करता है, या बेहतर सेवा सुनिश्चित करने की बात करता है कि नागरिकों को बेहतर सेवा हो सके, नागरिकों की बेहतर सेवा हो सके और उन नागरिकों के द्वारा शुल्क वसूला जा सके। तो सरकार का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को बेहतर सेवा दे, सेवा के बदले में शुल्क भी ले, लेकिन बेहतर सेवा सुनिश्चित करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नवलोक प्रबंध है इसकी ये विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के द्वारा हम प्रशासन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, प्रशासन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो नवलोक प्रबंध है यह प्रशासन को बिल्कुल इकोनॉमिकल बनाना चाहता है, प्रशासन को बिल्कुल इकोनॉमिकल बनाना चाहता है और यह बाजार आधारित व्यवस्था पर बल देता है, बाजार आधारित व्यवस्था, आय आधारित व्यवस्था पर बल देता है और इसमें प्रशासकीय अधिकारी इतने दक्ष हों कि वह सरकार को अधिक से अधिक लाभ दे सके। तो जब यह नवलोक प्रबंधन आया है, जब प्रशासन के अंतर्गत या लोक प्रशासन के अंतर्गत नवलोक प्रबंध का कॉन्सेप्ट आया, तब से हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। देश में देख सकते हैं, विदेशों में भी देख सकते हैं कि जो प्रशासन का स्वरूप है वह धीरे धीरे बदल रहा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको नवलोक प्रबंध के बारे में विस्तार से बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नवलोक सेवा उपागम के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि नवलोक प्रबंध से रिलेटेड आपको PDF चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर जाकर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।